हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मृति आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के मेरे जो 20 क्वेश्चंस है उसमें सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कलाकार कोलाज के लिए मशहूर है। तो जो कलाकार कोलाज के लिए मशहूर हैं वो है जी सुब्रमण्यम। जी सुब्रमण्यम कौन है? ये तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था और ये प्रसिद्ध है मुख्य रूप से मिक्स मीडिया काम के लिए, पर जो इनका सबसे ज़्यादा काम फेमस है वो कोलाज के रूप में। और कोलाज के रूप में भी जो इनके काम हैं जो हैं उसमें आप देखोगे एक बहुत ही कोमलता और बच्चे के चेहरे में जो मतलब मोस्टली बच्चों के चेहरे को बनाते हैं, मासूमियत और सुंदरता दिखाई देती है। जो भी इनके जो विषय होते हैं वो भारतीय पौराणिक कथाओं की शक्ति से प्रेरित, जिसमें बुद्ध को कृष्ण, गणेश, हनुमान जैसे चित्रण के साथ वह दर्शाते हैं। ठीक है, इनकी जो पेंटिंग है उसके लिए उन्होंने अपनी जो इनकी बेटी थी सूर्या उससे प्रेरित हुए थे, क्योंकि वो बहुत कम एज में कहते हैं कि वो उसकी डेथ हो गई थी कैंसर से, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे और उसका ही मतलब उनके दिल में इतना ज़्यादा उसके प्रति प्रेम और वो था जिसकी वजह से ये अपनी पेंटिंग में उसको दिखाने लगे। ठीक है, और ये क्या था, जी सुब्रमण्यम जो है ये जेमिनी राय और केसीएस पन्नीकर के काम में कलात्मक प्रेरणा इनसे मिलती है, मतलब उनसे ये प्रभावित रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इनकी पेंटिंग इस टाइप से काम करते हैं। चेहरे में देखिए कृष्णा है, मिक्स मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध टेराकोटा मूर्तिकार कौन है? तो प्रसिद्ध टेराकोटा मूर्तिकार हैं वीके मुनुस्वामी। ठीक है, वीके मुनुस्वामी ये क्या है, नाटकीय और मतलब बड़ी बड़ी टेराकोटा प्रतिमाएं बनाने के लिए फेमस है, और छोटी से छोटी मतलब बड़ी से बड़ी भी टेराकोटा बनाते हैं और छोटे से छोटी मतलब 1.5 इंच तक के भी काम के लिए ये प्रसिद्ध हैं। तो बेसिकली क्या है, टेराकोटा में ये दोनों छोटे बड़े दोनों काम करते हैं। इन्होंने जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी 8 फुट की प्रतिमा बनाई थी। ठीक है, 8 फुट की प्रतिमा बनाई थी, उनसे इनका बहुत ज़्यादा गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी था। और 2014 में दिल्ली हाट में इन्होंने उत्तराखंड बाढ़ के लिए धन जुटाने के लिए बहुत सारी टेराकोटा संरचनाएं बनाई थी। ठीक है, 2020 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, ये है जैसे कि तमिलनाडु में क्या है, विशाल घोड़े और हाथियों को मंदिर के प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए बनाया जाता है। राजस्थान में क्या है, राजस्थान में जो अलवर है वहाँ पे क्या है, कागज के पतले मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। और भुज में क्या है, कारीगरी ज्यामिति पैटर्न के साथ रंगीन मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और हरियाणा में क्या है, हरियाणा में टेराकोटा हुक्का पाइप के लिए जाना जाता है। ये मतलब इनका एक इंटरव्यू हुआ था उसमें इन्होंने बताया था। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो मुझे लगा इसलिए मैंने लिख ली कि तमिलनाडु में विशेष रूप से किस लिए, विशाल घोड़ों और हाथियों को। ठीक है, जिसको कहाँ पे लगाया जाता था, मंदिरों के बाहर। और अगर राजस्थान का अगर ऐसा कुछ पूछता है, राजस्थान में जो अलवर है वहाँ पे कागज जैसे पतले मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। भुज यानी गुजरात में कारीगर ज्यामिति पैटर्न के साथ रंगीन मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ये सारे टेराकोटा के ही अलग अलग वो काम है कि कहाँ किस तरीके से काम होता है और किस रूप में प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए मैंने ये भी लिखा हुआ है। हरियाणा में क्या, हरियाणा में जो टेराकोटा है वो हुक्का और पाइप के लिए जाना जाता है। ये देखिए, ये हैं ये जो इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम की बनाई। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट है ललिता वाकिल, महिला कलाकार जिन्हें 2022 का पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, किस शैली में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये 2020 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये फेमस है मुख्य रूप से चंबा रुमाल 2022 में इनको मिला है। ठीक है, क्योंकि अभी ये 26 जनवरी में जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं पद्मश्री, उसमें इनको मिला हुआ है। अगर ये हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मृति आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के मेरे जो 20 क्वेश्चंस है उसमें सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारा,
कलाकार कोलाज के लिए मशहूर है। तो जो कलाकार कोलाज के लिए मशहूर हैं वो है जी सुब्रमण्यम। जी सुब्रमण्यम कौन है? ये तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था और ये प्रसिद्ध है मुख्य रूप से मिक्स मीडिया काम के लिए, पर जो इनका सबसे ज़्यादा काम फेमस है वो कोलाज के रूप में। और कोलाज के रूप में भी जो इनके काम हैं जो हैं उसमें आप देखोगे एक बहुत ही कोमलता और बच्चे के चेहरे में जो मतलब मोस्टली बच्चों के चेहरे को बनाते हैं, मासूमियत और सुंदरता दिखाई देती है। जो भी इनके जो विषय होते हैं वो भारतीय पौराणिक कथाओं की शक्ति से प्रेरित, जिसमें बुद्ध को कृष्ण, गणेश, हनुमान जैसे चित्रण के साथ वह दर्शाते हैं। ठीक है, इनकी जो पेंटिंग है उसके लिए उन्होंने अपनी जो इनकी बेटी थी सूर्या उससे प्रेरित हुए थे, क्योंकि वो बहुत कम एज में कहते हैं कि वो उसकी डेथ हो गई थी कैंसर से, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे और उसका ही मतलब उनके दिल में इतना ज़्यादा उसके प्रति प्रेम और वो था जिसकी वजह से ये अपनी पेंटिंग में उसको दिखाने लगे। ठीक है, और ये क्या था, जी सुब्रमण्यम जो है ये जेमिनी राय और केसीएस पन्नीकर के काम में कलात्मक प्रेरणा इनसे मिलती है, मतलब उनसे ये प्रभावित रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इनकी पेंटिंग इस टाइप से काम करते हैं। चेहरे में देखिए कृष्णा है, मिक्स मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध टेराकोटा मूर्तिकार कौन है? तो प्रसिद्ध टेराकोटा मूर्तिकार हैं वीके मुनुस्वामी। ठीक है, वीके मुनुस्वामी ये क्या है, नाटकीय और मतलब बड़ी बड़ी टेराकोटा प्रतिमाएं बनाने के लिए फेमस है, और छोटी से छोटी मतलब बड़ी से बड़ी भी टेराकोटा बनाते हैं और छोटे से छोटी मतलब 1.5 इंच तक के भी काम के लिए ये प्रसिद्ध हैं। तो बेसिकली क्या है, टेराकोटा में ये दोनों छोटे बड़े दोनों काम करते हैं। इन्होंने जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी 8 फुट की प्रतिमा बनाई थी। ठीक है, 8 फुट की प्रतिमा बनाई थी, उनसे इनका बहुत ज़्यादा गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी था। और 2014 में दिल्ली हाट में इन्होंने उत्तराखंड बाढ़ के लिए धन जुटाने के लिए बहुत सारी टेराकोटा संरचनाएं बनाई थी। ठीक है, 2020 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, ये है जैसे कि तमिलनाडु में क्या है, विशाल घोड़े और हाथियों को मंदिर के प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए बनाया जाता है। राजस्थान में क्या है, राजस्थान में जो अलवर है वहाँ पे क्या है, कागज के पतले मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। और भुज में क्या है, कारीगरी ज्यामिति पैटर्न के साथ रंगीन मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और हरियाणा में क्या है, हरियाणा में टेराकोटा हुक्का पाइप के लिए जाना जाता है। ये मतलब इनका एक इंटरव्यू हुआ था उसमें इन्होंने बताया था। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो मुझे लगा इसलिए मैंने लिख ली कि तमिलनाडु में विशेष रूप से किस लिए, विशाल घोड़ों और हाथियों को। ठीक है, जिसको कहाँ पे लगाया जाता था, मंदिरों के बाहर। और अगर राजस्थान का अगर ऐसा कुछ पूछता है, राजस्थान में जो अलवर है वहाँ पे कागज जैसे पतले मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। भुज यानी गुजरात में कारीगर ज्यामिति पैटर्न के साथ रंगीन मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ये सारे टेराकोटा के ही अलग अलग वो काम है कि कहाँ किस तरीके से काम होता है और किस रूप में प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए मैंने ये भी लिखा हुआ है। हरियाणा में क्या, हरियाणा में जो टेराकोटा है वो हुक्का और पाइप के लिए जाना जाता है। ये देखिए, ये हैं ये जो इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम की बनाई। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट है ललिता वाकिल, महिला कलाकार जिन्हें 2022 का पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, किस शैली में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये 2020 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये फेमस है मुख्य रूप से चंबा रुमाल, 2022 में इनको मिला है। ठीक है, क्योंकि अभी ये 26 जनवरी में जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं पद्मश्री, उसमें इनको मिला हुआ है। अगर ये हो सकता है 2021 भी आ सकता है। नेक्स्ट है अपने प्रकृति चित्रों के लिए प्रसिद्ध कलाकार जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कहाँ से संबंधित हैं? हाल ही में मतलब 22 जनवरी 2022 को इनका निधन हुआ है, कहाँ से संबंधित हैं? तो ये हैं हमारे प्रसिद्ध कलाकार, लैंडस्केप पेंटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं मोहम्मद सलीम। जिनका जो जन्म था वो तो अल्मोड़ा में हुआ था, बट उनकी शिक्षा दीक्षा
लखनऊ कला महाविद्यालय से पूरी हुई थी और वहीं पे उन्होंने बाद में शिक्षण कार्य भी किया था। और इनको जो वहाँ के मतलब लखनऊ महाविद्यालय के प्रसिद्ध थे ललित मोहन सेन, वीरेश्वर सेन, मदनलाल नागर, श्रीधर महापात्रा जैसे कलाकारों से इन्होंने शिक्षण प्राप्त किया था। ठीक है, और किसके साथ इन्होंने रणवीर सिंह बिष्ट जैसे महान कलाकारों के साथ इन्होंने शिक्षण मीन्स पढ़ाने का काम भी किया था। इनका प्रिय मीडियम क्या था? जल रंग। जल रंग इनका प्रिय विषय था, जिसमें ये, क्योंकि इनका जन्म भी ऐसी जगह हुआ था अल्मोड़ा, तो उसकी प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी रहे, इसलिए इन्होंने इनके जो लैंडस्केप पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध रही। और इसमें जैसे रूरल हैबिटेशन, डिवोशन, हिमालयन रूट्स, रिलैक्स आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब इधर लास्ट ईयर कई सालों से मतलब जो लास्ट ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं टीजीटी पीजीटी वगैरह के, उसमें भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वो एक कृति आ जाती है, नाम दे देता है पेंटिंग का और पर्टिकुलर, फिर उसके बाद उस आर्टिस्ट का पूछता है कि ये किस कलाकार की पेंटिंग है। ठीक है, तो ये नाम एक बार ज़रूर आप लोग पढ़ लिया करो कि किस, क्योंकि पेंटिंग्स तो बहुत सारी, एक कलाकार कोई एक दो पेंटिंग नहीं बनाता जो प्रसिद्ध है, तो उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स अलग अलग टाइटल्स भी होते हैं, पर अगर एटलीस्ट कुछ पेंटिंग्स के नाम याद रहते हैं तो माइंड में रहता है कि हाँ ये लैंडस्केप से रिलेटेड पेंटिंग थी और ये इनकी थी। ठीक है, तो ये थे मोहम्मद सलीम। कहाँ से संबंधित थे? कई बार ये भी कन्फ्यूज़न होता है, अगर जन्म है अल्मोड़ा दिया है तो अल्मोड़ा आ जाता है, बट अगर अल्मोड़ा नहीं दिया, लखनऊ कला महाविद्यालय दिया है, तो क्योंकि उन्होंने वहीं पर शिक्षा प्राप्त की, वहीं से शिक्षण किया था, तो मेन क्या हो जाता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें लगाना होगा। ठीक है, तो कहाँ से संबंधित है? अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था और लखनऊ कला महाविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी। नेक्स्ट है, बुफेलो फिश नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प किस मूर्तिकार का है? तो ये बुफेलो फिश बहुत फेमस मूर्ति शिल्प है और ये है राम किंकर बैच का। ठीक है, जो शांति निकेतन से संबंधित रहे। ये प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प शांति निकेतन में जो बिरला गर्ल्स हॉस्टल है उसके सामने स्थापित है, वहाँ उनके बहुत सारे मूर्ति शिल्प हैं। इसमें इन्होंने पानी में मछली की गति को पकड़ने के लिए एक भैंस की पूंछ को कई बार बड़ा करने की कल्पना की है। देखिए इस टाइप से बनाया है, बीच में फिश है और उसके साइड में भैंस बनाई है। तो ये क्या है? बुफेलो फिश नामक। अब ऐसे दे देता है बुफेलो फिश, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये पता नहीं किस कलाकार की होगी, किसका है, बट अगर एक पिक्चर है हमने देख ली, हाँ अच्छा ये वाला है, स्कल्पचर है, ऐसा है, बिरला उसके सामने है, तो दिमाग में आ जाता है नाम तुरंत, हाँ राम किंकर बैच का, क्योंकि राम किंकर बैच के बहुत सारे स्कल्पचर वहाँ पे हैं शांति निकेतन में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी समकालीन कला दीर्घा कौन सी है? तो भारत की जो सबसे पुरानी समकालीन कलाकारों के लिए जो दीर्घा थी वो थी धूमिमल गैलरी। ठीक है, 1936 में श्री द्वारा स्थापित किया गया था। इनका राम बाबू जैन भारत की सबसे पुरानी समकालीन कला दीर्घा है। हाल ही में भारतीय समकालीन कला को सफलता बढ़ावा देने के लिए 75 साल पूरे किए। ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध रही धूमिमल आर्ट गैलरी के नाम से है, जो पहले किस नाम से थी? राम बाबू जैन के नाम से थी, और इसको बाद में जब ये व्यावसायिक रूप से प्रसिद्ध होने लगी तो इसका नाम धूमिमल आर्ट गैलरी रख दिया गया। ठीक है, ये एक तरीके से गैलरी से ज़्यादा एक संस्था, मतलब आर्ट इंस्टीट्यूट के रूप में भी अधिक प्रसिद्ध रही है। ये जो जैन थे, श्री जैन थे, कला प्रेमी बहुत थे, उन्होंने मुख्य रूप से मुद्रण प्रकाशन व्यवसाय में थे। ठीक है, फिर क्या था कि थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे नाम आ जाता है तो पर्टिकुलर उस इंसान का किस चीज़ से संबंध है वो भी हमें याद आ जाता है। तो ये था कि इन्होंने कनॉट प्लेस में, जो दिल्ली में कनॉट प्लेस है, वहाँ पे धूमिमल गैलरी की स्थापना की थी। वहाँ पे जो भी उस टाइम के कलाकार थे प्रसिद्ध, जैसे सैलोज मुखर्जी थे, जामिनी राय जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के चित्रों को उन्होंने प्रदर्शित करने की शुरुआत करी, और धीरे धीरे क्या हुआ कि और भी जितने कलाकार थे समकालीन उस समय के, वो उस गैलरी से जुड़ने लगे। ठीक है, अब क्या है वर्तमान में क्या, श्री उदय जैन और उनकी माँ उमा जैन के नेतृत्व में आज वह गैलरी न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी भारतीय कला बाजार में बहुत तेज़ी से उभर रही है। मीन्स अगर ऐसे भी आता है कि इस समय इसके देख रेख में है तो श्री उदय जैन, ठीक है, और उनकी माँ उमा जैन, अगर इस टाइप से भी नाम आता है तो किससे संबंधित हैं ये लोग? धूमिमल आर्ट गैलरी से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने इस बेस पे बनाए हैं। जैसा अभी लास्ट ईयर मैंने पेपर देखा कि टीजीटी में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया है
किसी ना किसी मतलब संस्था से रिलेटेड, उसके जो उससे व्यक्तित्व उससे रिलेटेड है उसका भी नाम देके कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो युवा कलाकार होते हैं उनको उनकी कलाकृतियों को और उसके साथ साथ उनको प्रोत्साहन देने के लिए छात्रवृत्ति वगैरह भी प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें इस समय क्या है, ये गैलरी बहुत से युवा कलाकार जैसे हेमराज, GR इराना, सोमनाथ सिंह, MSG, सत्य साई, आज समकालीन जगत में जो बड़े नाम हैं, इन सबकी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उनको अलग अलग तरीके से कला का प्रदर्शन करने के लिए मौका देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बेल्जियम सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन से किस कलाकार को सम्मानित किया गया था? तो बेल्जियम है, बेल्जियम में काम किसने किया था? आर्किटेक्ट सतीश गुजराल ने। ठीक है, बेल्जियम का जो दूतावास था नई दिल्ली में, सतीश गुजराल का मतलब जो पहला एक तरीके से बहुत वाइड बड़े पैमाने पर एक प्रोजेक्ट था। इसमें इन्होंने बारीकी से, मतलब जो ईंटों से बना था, बारीकी से ईंटों को सावधानी पूर्वक निर्मित करके इसका डिज़ाइन बनाया था। ठीक है, दुनिया भर में 20वीं शताब्दी में निर्मित 1000 बेहतरीन इमारतों में से एक के रूप में चुना गया था। ठीक है, इस वजह से इस जो बेल्जियम का दूतावास था, इसकी डिज़ाइन के लिए बेल्जियम सरकार ने इनको कौन सा अवार्ड दिया था? ऑर्डर ऑफ द क्राउन। ठीक है, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पहली बार किसी गैर बेल्जियम, मतलब जो भी ये पुरस्कार दिया जाता था पर्टिकुलर उसी जगह के, उस स्थान के कलाकारों को दिया जाता था, पर पहली बार क्या हुआ था, किसी गैर बेल्जियम मतलब इंडिया के सतीश गुजराल जी को दिया गया था। यह है, और ये दूतावास कहाँ पे है? बेल्जियम दूतावास, एक चीज़ ये है दिल्ली में, और दिल्ली में एक जगह है चाणक्यपुरी, वहाँ पे ही सारे दूतावास बने हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये बनाया था डिज़ाइन सतीश गुजराल ने बेल्जियम दूतावास का। ठीक है, नेक्स्ट है, बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट BAP किस कलाकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट उर्फ BAP बॉलीवुड के लोकप्रिय हिंदी सिनेमा में 2012 में मुंबई में इसकी शुरुआत की गई थी। यह एक क्या था? शहरी कला परियोजना थी। ये किसकी उपज थी? रंजीत दहिया इसकी शुरुआत करी थी उन्होंने। उनका उद्देश्य ये था कि जो पिछली शताब्दी, मतलब पहला जो ये बॉलीवुड का इतिहास है उसको चित्रित करना। ठीक है, तो इनके द्वारा ये संस्था की स्थापना की गई थी। किसका नाम आता है? रंजीत दहिया कौन है? बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट के संस्थापक हैं। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? भारत में हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने चंडीगढ़ से अपनी कला शिक्षा पाई, उसके बाद NID अहमदाबाद से ग्राफिक डिज़ाइन में इन्होंने स्नातकोत्तर किया। फिर इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एक इनका जो काम था उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है कि इन्होंने एक स्वयं का स्टार्टअप डिजिटल माउस्टेच 8 वर्षों से अधिक का अनुभव रहा है। ठीक है, हमेशा स्ट्रीट आर्ट और हाथ से पेंट किए गए बॉलीवुड पोस्टरों के बारे में भावुक थे। इनके बारे में आप लोग इंटरनेट पे और भी देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से इन्होंने वहाँ पे मुंबई में बहुत बड़े बड़े से पोस्टर, और वो मूँछों के साथ या पुराने जो हीरो हीरोइन थे उन सबको बड़े बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे इन्होंने बनाया है, वहाँ पे पोस्टर के रूप में बनाया है। ठीक है, 18 वर्षों से इसी में काम कर रहे हैं। और 2010 में फिल्म सरकार राज के लिए एक विशाल दीवार पेंटिंग भी इन्होंने बनाई थी। तो मुख्य रूप से क्या है इनका, अगर ऐसे आता है BAP या बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट, किससे संबंधित है? रंजीत दहिया से। ये जो क्वेश्चन है ये आपके कहीं ना कहीं आपको UGC नेट की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इस टाइप से उसमें क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है, ग्लो ऑफ होप नामक पेंटिंग किस कलाकार की है? ग्लो ऑफ होप नामक पेंटिंग जो है स्वरम हल्दांकर, ठीक है, हल्दांकर की है। उनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है ग्लो ऑफ होप, जिसमें क्या है, वुमेन विद द लैम्प के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इनका नाम आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादातर देखा होगा किताब में, SH हल्दांकर। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या है? स्वरम हल्दांकर, स्वरम लक्ष्मण हल्दांकर, SL हल्दांकर। आपने बुक्स में देखा होगा इनका नाम लिखा रहता है शॉर्ट फॉर्म में SL हल्दांकर। तो इनकी एक प्रसिद्ध पेंटिंग है ग्लो ऑफ होप। पेंटिंग देखो मैंने लगाई है, आपको शायद याद आ जाए। इसको आप एक नज़र में देखोगे तो कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है, बट ये पेंटिंग किसकी है? वाटर कलर हैंडमेड पेपर में ये है
SL हल्दांकर की। ठीक है, पेंटिंग का क्या नाम है? पेंटिंग ग्लो ऑफ होप है और वर्तमान में मैसूर यानी कर्नाटक के जगमोहन पैलेस में प्रदर्शित है। इसी वजह से इसको कई बार, क्योंकि राजा रवि वर्मा का भी ज़्यादातर काम वहाँ पे प्रदर्शित है, इस वजह से इनको कई बार ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पेंटिंग राजा रवि वर्मा की है, बट ये किसकी है? SL हल्दांकर की। उस पेंटिंग में दिख रही जो लड़की है वो और कोई नहीं बल्कि उन्होंने अपनी बेटी को उसमें चित्रित किया है। हाथ में क्या है? चमकती मोमबत्ती को दिखाया गया है, जिस वजह से मतलब लाइट एंड डार्क का या मतलब शेड का बहुत अच्छा यूज़ किया गया। पीछे उसकी रिफ्लेक्शन दिखाया गया है, छाया दिखाया गया, जिससे पेंटिंग का प्रभाव बहुत बढ़ गया। तो ये किसकी है? ग्लो ऑफ होप, ग्लो ऑफ होप। ठीक है, याद रखिएगा, ग्लो ऑफ होप किसकी है? SL हल्दांकर की। नेक्स्ट है सौरा पेंटिंग भारत में किस स्थान से संबंधित है? सौरा पेंटिंग। सौरा पेंटिंग क्या होती है? सौरा पेंटिंग ये एक आदिवासी कला फॉर्म है और ये कहाँ से है? ये है उड़ीसा राज्य के सौरा आदिवासी जो है उनसे संबंधित है। ये क्या है? बेसिकली ये भी दीवार भित्ति चित्र की एक शैली है। इसमें ये पेंटिंग जिन्हें आइकॉन्स भी कहा जाता है, मीन्स ये एक नेत्रहीन रूप से वर्ली पेंटिंग्स के समान है। इसको देखेंगे आप और वर्ली पेंटिंग को देखेंगे, आपको लगेगा दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, तो सौरा पेंटिंग और वर्ली पेंटिंग दोनों एक जैसी लगती हैं, बट सौरा पेंटिंग अलग है। सौरा पेंटिंग उड़ीसा राज्य की है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी इधर हाल ही के वर्षों में इसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। इसको ज़्यादातर अभी जो हमारे इस समय मॉडर्न एरा है उसमें टी शर्ट में, मग में, जैसे अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, डायरी में, इन सब चीज़ों में सजावटी प्रतीक के रूप में ये उभरने लगी हैं। सौरस जाति भारत में सबसे प्राचीन जनजातियों में से है। रामायण महाभारत के हिंदी महाकाव्यों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, सावरी रामायण में राम की भक्त, सावरी मीन सबरी है यहाँ पे, रामायण में राम की भक्त और जरा शिकारी जिसने कृष्ण को एक तीर से घातक रूप में घायल किया था, इस जनजाति के सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमने लिख दिया आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, तो और ये भी कहा जाता है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि एक बार भगवान कृष्ण का शरीर लकड़ी के लट्ठे के रूप में पुरी के पास समुद्र में बह गया था और माना जाता है कि पुरी में जगन्नाथ जी की मूर्ति उसी से गढ़ी गई थी। सौरा पेंटिंग सौरा आदिवासियों के धार्मिक समारोह का एक विभिन्न अंग है। क्योंकि ये उड़ीसा का है इसलिए ये 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा लिखी हैं मैंने। तो ये जो बेसिकली इतना याद रखना है, सौरा पेंटिंग किसके समान है? वर्ली पेंटिंग की जैसी लगती है देखने में, बट है कहाँ की? उड़ीसा की है। उड़ीसा के सौरा जनजातियों, सौरा आदिवासियों की है। उनके जो धार्मिक फेस्टिवल्स होते हैं, उनके शादी ब्याह होता है, जो उनका और त्यौहार होते हैं उनके, उन सब में इसका, जैसे बिहार में मधुबनी हो गई, जैसे वहाँ पे उसको चित्रण किया जाता है, वैसे ही सौरा पेंटिंग आदिवासी जो उड़ीसा के हैं उनके लिए विभिन्न रूप से ये उसको चित्रित करते हैं और दक्षिण उड़ीसा के रायगढ़, गंजम, गजपति और कोरापुट जिलों में पाई जाती है। ये देखिए, अगर एक नज़र में देखेंगे आप तो आपको बिल्कुल लगेगी ये वर्ली पेंटिंग है, बट इसमें क्या एक डिफरेंस होता है मेन, जो मैं बता दूं। इसको आप देखोगे तो इसमें चारों तरफ जो बॉर्डर बना होता है उसमें ऐसे क्रॉस लाइन और जिग जैग जैसी ऐसे डिज़ाइन बना के बनाते हैं। ये इसकी एक, ये देखिए नीचे मैंने इसलिए लगा रखी है वर्ली आर्ट। वर्ली आर्ट में क्या है, आप बेसिकली विदाउट बॉर्डर है, इसमें बॉर्डर में कोई ऐसी डिज़ाइन नहीं बनाई। जैसे मधुबनी में भी हम देखते हैं कि अलग अलग शेप्स में, अलग अलग ज्यामिति पैटर्न्स में हम बना देते हैं, बट ये जो सौरा पेंटिंग है ये देखिए ऐसे बॉर्डर बना के इसमें पूरा, तब इसके बीच में इसमें काम होता है। बट जो वर्ली पेंटिंग है ये, और वर्ली पेंटिंग क्या है, मुख्यतः वाइट कलर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, रेड बैकग्राउंड ज़्यादा होता है। बट जो सौरा पेंटिंग है, सौरा पेंटिंग में बैकग्राउंड भी अलग अलग कलर का वो लोग करते हैं और वाइट की जगह वो और भी कलर यूज़ करते हैं। ये भी एक मेन डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ मैंने लगा दिया है ताकि आपको उसका डिफरेंस समझ में आ जाए। नेक्स्ट है द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स कहाँ पर स्थित है? वस्त्रों का है ये कैलिको म्यूजियम। ये है भारत में गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, अगर ऐसे आता है अहमदाबाद नहीं दिया है, गुजरात दिया है, तो भी कहाँ पे ये गुजरात में है, और अगर पूरा आता है कहाँ, अहमदाबाद में है। इसकी स्थापना 1949 में दो उद्योगपति थे, भाई बहनों गौतम साराभाई और गिरा साराभाई ने की थी। तो कैलिको म्यूजियम किसका है? ये वस्त्र म्यूजियम है। और कहाँ पर है? वैसे भी ज़्यादातर चीज़ जो वस्त्र से संबंधित है वो कहाँ पे है? गुजरात में। तो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ये मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग के रूप में प्रसिद्ध है। सबसे पहले क्या था कि इसको मतलब वहाँ का जो कोई कैलिको मिल्स है वहाँ पे इसको स्थापना किया गया था, बट धीरे धीरे जब उसका संग्रह बढ़ता गया तो 1983 में शाहीबाग के साराभाई हाउस में इसको
स्थानांतरित मतलब वहाँ से इसको वहाँ स्थापित कर दिया गया था। इसमें क्या है, इसमें अगर बेसिकली देखें तो इसमें 15वीं और 19वीं शताब्दी के जो मुगल प्रांतीय शासकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो दरबारी वस्त्र होते थे वो सारे शामिल हैं। इसके अलावा भी जो और भी वस्त्र से संबंधित जैसे टाई एंड डाई टेक्सटाइल, जो क्षेत्रीय क्षेत्र से संबंधित कढ़ाई होती है, और भी जो धार्मिक वस्त्र होते हैं वो सारे, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे कलेक्शन है 19 सदी के जो यूज़ किए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा भी जो ये कला मतलब आर्ट गैलरी है, इसमें क्या दीर्घाओं में अनुष्ठान कला, इंस्टॉलेशन, अनुष्ठान मीन्स इंस्टॉलेशन आर्ट, मूर्ति कला, मंदिर के पर्दे, लघु चित्र, मिनिएचर, दक्षिण भारतीय कांस्य, जैन कला और मूर्ति कला, फर्नीचर शिल्प भी प्रदर्शन है। तो बेसिकली ये है किसका, कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल मीन्स, तो टेक्सटाइल मीन्स ही वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग से संबंधित है। और कहाँ पर है ये, गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट है 15th नंबर का क्वेश्चन, 2022 में गणतंत्र दिवस इंडिया गेट पर कलाकारों के द्वारा क्या चित्रित था। तो चंडीगढ़ और भुवनेश्वर उड़ीसा शहरों में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA के हालिया कला कुंभ के विशेष हिस्से के रूप में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। मीन्स अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 वर्ष पूरे होने, उसमें अलग अलग जगह पे कलाकारों के द्वारा काम हो रहा है, वर्कशॉप आयोजन किया जा रहा है, एग्जीबिशन लगाई जा रही है। तो उसी में क्या है, जो उड़ीसा, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर शहर में जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है उसके जो वर्कशॉप हुई उसमें 500 लगभग कलाकारों के द्वारा एक स्क्रॉल बनाया गया था, उसको आज़ादी के अमृत महोत्सव में उसको प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, इसमें अलग अलग जगह के कलाकार थे, भुवनेश्वर के कलाकारों ने उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, ऐसे अलग अलग कलाकारों ने वहाँ के जो उस पर्टिकुलर जगह की विशेषता और वहाँ से संबंधित जो वीरता स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों से संबंधित है उन सबको चित्रित किया था। फिर उसके अलावा जैसे पटचित्र है ना, मधुबनी, जादू, पटुआ जैसे कला रूपों को भी स्क्रॉल में मतलब बहुत बड़े रूप में उसको प्रदर्शित किया गया था। अब जैसे चंडीगढ़ के लोगों ने फड़, पिचवई, लघु कलमकारी, मंदाना ऐसे अलग अलग फॉर्म में इसको बनाया था। तो मेन क्या है कि अगर इस टाइप से भी आता है कि अभी गणतंत्र मतलब जो स्क्रॉल पेंटिंग बनाई गई थी इतनी लंबी 2022 में, क्योंकि अभी के अब जो आगे एग्ज़ाम आएंगे तो होपफुली 2022 में अभी KVS का एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, अलग अलग उसमें दिखाया जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी वैकेंसी मतलब खाली हैं और उसका अभी निकलेगा। तो इस टाइप से कुछ हमें क्वेश्चंस जो करंट में हुए हैं, नई नई चीज़ें, वो हमें थोड़ा पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है काला घोड़ा। ठीक है, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल की, इसको काला घोड़ा, काला घोड़ा कई अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, कि शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो 1999 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये महोत्सव कहाँ पे होता है, ये होता है मुंबई में। मुंबई में एक जगह है काला घोड़ा, वहाँ पे इसकी शुरुआत मतलब वहाँ पे ये संपन्न किया जाता है। ये महोत्सव 9 दिन तक चलता है। एक ये ईयरली मीन्स हर ईयर वार्षिक उत्सव है ये। और ये कब शुरू होता है, हमेशा फरवरी के पहले शनिवार को। मतलब ये पर्टिकुलर एक डिसाइड है कि फरवरी का जो फर्स्ट सैटरडे होगा उससे इसकी शुरुआत होगी, और जो इसका एंड होता है वो समापन हमेशा फरवरी के दूसरे रविवार को होता है। और कहाँ पे संपन्न होता है, मुंबई में होता है। इसमें मुख्य रूप से विजुअल आर्ट के सारे फॉर्म, उसके बाद डांस, म्यूज़िक, थिएटर, हॉल मतलब सिनेमा हॉल से संबंधित, साहित्य से संबंधित, बाल साहित्य, सारे ही चीज़ों से संबंधित एक प्लेटफॉर्म है। इसमें उसकी वर्कशॉप्स होती हैं और जो अलग अलग तरीके से काम होते हैं वो सारे प्रदर्शित किए जाते हैं और सभी का समन्वय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गो अवे क्लोजर फोटोग्राफी किस कलाकार की है, दयानिता सिंह। ठीक है, गो अवे क्लोजर फोटोग्राफी के लिए मैं बता दूं सबसे ज़्यादा ये जो बच्चे UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं विजुअल आर्ट में, उनके लिए इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। फोटोग्राफी का टाइटल देंगे, आपको मैचिंग करने में आएगी, या आपको सीक्वेंस मिलाने में आएगा, या आपको फोटोग्राफी पर्टिकुलर नाम दे देगा और पूछेगा किस फोटोग्राफर का है ये। तो इस तरीके से इनका आता है। गो अवे क्लोजर फोटोग्राफी किस कलाकार की है, ये है दयानिता सिंह। ये एक भारतीय फोटोग्राफर हैं जिनका प्राथमिक स्वरूप पुस्तक है, उन्होंने 14 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इसमें देखिए ये अलग अलग तरीके से फोटोग्राफ्स हैं, ये इनका संग्रह है, क्या नाम है, गो अवे क्लोजर। ठीक है,
किसका है? दयानिता सिंह का। तो आप लोग और भी इसके नोट्स बनाइए जिसमें फोटोग्राफी से रिलेटेड जो मतलब फोटोग्राफी से रिलेटेड जो आर्टिस्ट हैं और जो उनकी प्रसिद्ध या कुछ कुछ फेमस जो होती हैं फोटोग्राफी, उनके टाइटल लिखिए, क्योंकि टाइटल से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखिए, ये बुक है, इसी में सारी फोटोज का कलेक्शन है। तो दयानिता सिंह, तो गो अवे क्लोजर किसकी है? दयानिता सिंह की। ये देखिए उसके अंदर की ये फोटोग्राफ्स हैं। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य का लोगो किस कलाकार ने बनाया है? तो तेलंगाना राज्य का लोगो बनाया है लक्ष्मण एले। लक्ष्मण एले क्या है? भारतीय चित्रकार हैं। इन्हें मोनोक्रोम मतलब मीन्स मोनोक्रोमेटिक जो आर्ट होती है वो करना बहुत पसंद है, एक ही कलर से। हाल ही में उन्होंने अति यथार्थवाद की ओर रुख किया। उन्होंने फिल्म रंगीला के लिए भी पोस्टर डिज़ाइन किए। देखिए ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलते हैं, आप चलते फिरते भी इसको आप कान में लगा लेते हैं, हेडफोन और मोबाइल से सुनते जाते हैं, तो ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने सुना हाँ लक्ष्मण एले, लक्ष्मण एले, अरे इन्होंने लोगो बनाया था, अरे हाँ इन्होंने रंगीला फिल्म का पोस्टर भी डिज़ाइन किया था। तो ये क्वेश्चन तो हमें रटने ही नहीं होते हैं, बस 2-3 बार हमने सुना और हमें ये याद हो जाते हैं, और ये हमेशा के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अभी पढ़ा और हम भूल गए। कैसे भी अगर हमें लक्ष्मण एले का नाम दिखा तो हमें 2-3 चीज़ें उनकी तुरंत क्लिक हो जाती है। मैंने बोला आपको कोई जीवनी अभी नहीं पढ़नी है इन सब की, इनके बारे में आपको जो की पॉइंट होते हैं पर्टिकुलर आर्टिस्ट के वो हमें नोट डाउन करने हैं, उसको 2-3 बार बस रीडिंग कर लेना है एक नज़र में और वो हमें याद रहेंगे। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होता है, जो भी हैं वो सारे इसी पूरे विजुअल आर्ट के ही क्षेत्र से हैं, क्योंकि विजुअल आर्ट का क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसमें कोई एक बंधा हुआ पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है कि नहीं हमें पेंटिंग का ही सारा पूरा पढ़ना ही है, पूरा मूर्ति कला ही पूरी, उसमें हमें इस टाइप से अवेयर रहना है, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते रहना है। क्योंकि जो हमारी पुरानी अजंता एलोरा और जितनी ये मिनिएचर पेंटिंग है या और आर्टिस्ट हैं हमारे पुराने, तो इनके बारे में हमें हमेशा बुक्स में मिलता आ रहा है और होपफुली इन सब चीज़ों पे भी काम हो रहा है। बहुत लोग इस पे भी काम करते हैं, लिखते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस को हमें खुद खोजना है, खुद लिखना है, खुद नोट्स बनाने हैं, तो ये हमेशा के लिए रहेंगे। आप कल को टीचर जो बनेगा जो है भी, तो उसके लिए ये सही रहता है कि उसको इतनी सारी चीज़ें पता रहती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें विजुअल आर्ट से संबंधित हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ, अगर पोस्टर बॉलीवुड का है तो वो बॉलीवुड से संबंधित तो है ही, बट साथ साथ किसने बनाया, क्योंकि बॉलीवुड या सिनेमा जगत में जो हस्तियां हैं कहीं ना कहीं यहाँ से रिलेट करती हैं, यहाँ का कुछ काम उन्होंने वहाँ किया है या वहाँ के पोस्टर बनाए हैं, किसी पिक्चर में किसी आर्टिस्ट ने काम किया है, तो कुछ ना कुछ, या कोई बायोग्राफी बनी किसी आर्टिस्ट पे, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से। तो इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो की पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट हस्तियाँ हैं, वो आपको नोट डाउन करनी है, उसके नोट्स बनाने और याद रखना है। ठीक है, तो क्या है ये लक्ष्मण एले कहाँ, इन्होंने रंगीला फिल्म के लिए पोस्टर भी डिज़ाइन किया था। बाद में इन्होंने, देखिए इनकी और इंटरेस्टिंग चीज़ें, बाद में तेलुगु फिल्म डेयम के लिए विज्ञापन डिज़ाइनर के रूप में भी काम किया। यादी और मल्ली नामक उनकी पेंटिंग उन्होंने तेलंगाना क्षेत्र की परंपराओं की जगह महिलाओं के चित्र माध्यम से प्रदर्शित किया। इनकी पेंटिंग के नाम है यादी और मल्ली। देखिए ये मोनोक्रोमेटिक काम करते हैं, ज़्यादातर ऐसा काम है इनका इनकी पेंटिंग्स में। ठीक है, इनको किस लिए प्रसिद्धि मिली? तेलंगाना राज्य का इन्होंने लोगो बनाया था, इसलिए इन्हें और ज़्यादा प्रसिद्धि लक्ष्मण एले। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, 1945 में आई फिल्म राम राज्य के लिए सेट डिज़ाइन किया था। तो राम राज्य के लिए सेट डिज़ाइन, अभी मैंने इसके बारे में पहले ही बताया कि दोनों इंटरकनेक्ट हैं, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो कन्नू देसाई भारतीय कलाकार और एक आर्ट डायरेक्टर रहे। उन्होंने अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वेच्छा से भाग लिया था। ठीक है, और जो नंदलाल बोस ने कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें जो पेंटिंग्स बनाई थी, जो चित्र बनाए थे, उसमें इनका भी योगदान रहा, इन्होंने भी उसमें भाग लिया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होते हैं, हमें अच्छा लगता है पढ़ने में भी। हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नंदलाल बोस का ही नाम जानते हैं सब लोग। अगर इन केस कभी क्वेश्चन घुमा के आता है उसमें और किस कलाकार का नाम लेते हैं, तो कन्नू देसाई का। तो
ये सारी चीज़ें हैं। इन्होंने बैजू बावरा, नवरंग, भारत मिलाप, झनक झनक, पायल बाजे सहित कई फिल्मों में इन्होंने डायरेक्शन का काम किया था और 1980 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये आज के थे हमारे 20 क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। इन सारे क्वेश्चन से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। 2-3 बार अगर आप उसको सुन भी लेंगे तो आपको आई होप लर्न हो जाता है अच्छे से। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो भी बच्चे अब तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और इसके साथ ही साथ ये है कि कुछ भी आपको खुद से भी बहुत सारे नोट्स, आपको कई बार क्वेश्चंस मिलते हैं कुछ की, आप न्यूज़पेपर में भी अगर बहुत लोग पढ़ते होंगे तो कुछ ना कुछ दृश्य कला, विजुअल आर्ट से संबंधित न्यूज़ आती है, या उसका कोई पॉइंट होता है, या कोई खोज होती है, कोई पेंटिंग बहुत फेमस होती है जो बहुत मतलब बिकी है अभी रिसेंट में। तो इस टाइप से भी आपको अपने नोट्स रेडी रखने हैं। ये 20 क्वेश्चंस आज के मेरे हुए। आई होप आप सबको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अब इसी में ही मैंने 20 क्वेश्चंस के और सीरीज़ अब शुरू करूँगी, जिसमें भारतीय मूर्ति कला, वास्तुकला, मंदिर शिल्प और उससे जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होंगी, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी, जिसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे बेसिकली आर्किटेक्चर से रिलेटेड और मंदिर से संबंधित, उसके मंदिर के अलग अलग, उस पर भी मैंने सोचा है आपको एक नोट्स में बना के रेडी रखूँगी, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि मंदिर जो वास्तुशिल्प होता है और उसका जो आर्किटेक्चर होता है, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, उसके की पॉइंट्स होते हैं, कुछ एक दे देता है वर्ड और कंफ्यूज होते हैं, अच्छा ये किससे संबंधित है। या कई बार पूछता है कि ये जैसे मुगलों की बहुत सारी उन्होंने बनवाई थी इमारतें, उससे संबंधित भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो उन सब पे भी मैं अब एक वीडियो बनाऊंगी। आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आपको जो भी कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट्स करके मुझसे इसमें पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।